नमस्कार। कथा कथन में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है बालकनी में गुलाब। लेखिका हैं नीरजा हेमेंद्र। नीरजा जी हिंदी की एक सशक्त एवं प्रख्यात लेखिका हैं। प्रस्तुत है कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। नए शहर की प्रथम नई सुबह। सब कुछ नया था। सुरुचिपूर्ण ढंग से सजा ये कमरा, बिस्तर, कमरे की प्रत्येक वस्तु, यहाँ तक कि कमरे की बंद खिड़की व उसके पीछे का अदृश्य आसमान भी। वो हड़बड़ा कर उठ गई। कल ही तो ब्याह कर इस घर में आई है। उसने देखा बिस्तर पर एक कोने में सुदीप अब तक सो रहा था। सांसों की खर्राटे भरती आवाज़ उसके गहरी नींद में होने का आभास दे रही थी। आज इस घर में उसका प्रथम दिन है। थोड़ी सी घबराई व थोड़ी सी सकुचाई सी वो कमरे के दरवाजे से बाहर झांकने का प्रयत्न करती है। बगल में रसोई से बर्तनों की खटपट की आवाज़ें आ रही हैं। कदाचित रसोई में काम प्रारंभ हो चुका है। उसने अनुमान लगाया कि घर के सभी सदस्य जाग चुके हैं। उसने कमरे की दीवार घड़ी पर दृष्टि डाली। सुबह के 5:45 बज रहे हैं। माँ के घर उसे और उसके सभी भाई बहनों को सुबह 5 बजे तक उठ जाना होता है। माँ तो प्रातः 4 बजे ही उठकर घर के काम प्रारंभ कर देती हैं। अब यह सोचकर उसे बुरा लग रहा था कि आज प्रथम दिन ही वो विलंब से उठी। धीरे धीरे वो रसोई की तरफ बढ़ी। रसोई में प्रवेश करते ही उसने देखा कि वहाँ एक महिला काम वाली सिंक में बर्तन धो रही है। रसोई में वो अकेली है। घर का कोई सदस्य वहाँ नहीं है। वो महिला उसकी ओर देखकर मुस्कुराती हुई बोली, नई बहू जी, राम राम। प्रत्युत्तर में उसने सिर हिला दिया। आप इतनी सुबह क्यों उठ गईं? बर्तन धुलते धुलते काम वाली ने उसकी ओर देखे बिना कहा। बहू जी, जाइए, आप भी आराम कीजिए। घर के सभी लोग देर से उठेंगे, 8 बजे से पहले नहीं। काम वाली अपनी रौ में कहे जा रही थी। वो बिना प्रतिक्रिया व्यक्त किए सुन रही थी। पापा जी सुबह उठ जाते हैं, दूध लेने जाते हैं, वही दरवाज़ा खोल देते हैं और मैं सुबह आके घर के काम कर लेती हूँ। वो बिना कुछ बोले काम वाली की बातें सुन रही थी तथा मन ही मन सोच रही थी कि काम वाली ने ही अच्छा खासा परिचय करा दिया इस घर से। वो अपने कमरे में आ गई। सुदीप अभी तक सो रहा था। खिड़की से झांककर बाहर खुला आसमान देखने का मन हुआ उसका, किंतु कमरे की खिड़की बंद थी। कमरे में किनारे रखी कुर्सी पर वो चुपचाप बैठ गई। सोच रही थी कि ससुराल में आज उसका प्रथम दिन है। घर में अभी कुछ मेहमान भी होंगे। विवाह के दूसरे दिन होने वाली कुछ रस्में आज भी होंगी। घर के किस कमरे में मेहमान होंगे? कौन कौन से मेहमान होंगे? वो सुदीप की बहन बहनोई उसके माता पिता के अतिरिक्त किसी और को भी पहचानती नहीं है। आज अन्य रिश्तेदारों से उसका परिचय हो जाएगा। इस समय उसे अपने माता पिता भाई बहनों की याद आने लगी। मोबाइल फ़ोन उसके समीप मेज पर रखा था। अपने घर का नंबर अनेक बार निकाल कर भी वो मिला नहीं पा रही थी। एक ही दिन में जीवन कितना परिवर्तित हो गया है कि उसे अपने माता पिता को फ़ोन करने में संकोच हो रहा है। अपनों के बीच ये कैसी दूरियां व्याप्त हो गई हैं। जीवन के इस परिवर्तित रूप का साक्षात्कार कर उसके नेत्र छलक आए। तुम कब उठ गई? कब से यहाँ बैठी हो? सुदीप की आवाज़ सुनकर वो चौंक पड़ी। कुछ नहीं, अभी अभी। वो संकोचवश सुदीप से कुछ कह नहीं पा रही थी या कहना नहीं चाहती थी। सुदीप उठकर सीधे बाथरूम में चला गया, जो उसी कमरे में अटैच था। जब वो बाहर आया तो नहा धोकर फ्रेश हो चुका था। जाओ, अब तुम भी फ्रेश हो आओ, सुदीप ने उससे कहा। मैं सुबह ही उठकर नहा धो चुकी हूँ, उसने सुदीप से कहा। सुदीप मुस्कुरा पड़ा, बोला कुछ नहीं। उसे उदास बैठा देखकर सुदीप ने उससे उदासी का कारण जानना चाहा। वो स्वयं अपनी उद्विग्नता का कारण नहीं जानती तो सुदीप को क्या बताती। सुदीप का उससे सहानुभूतिपूर्वक उसका हाल पूछना उसे अच्छा लगा। बाहर से कुछ कुछ आवाज़ें आने लगी थीं। कुछ ही देर में सुदीप की माँ मुस्कुराती हुई कमरे में दाखिल हुई। उन्होंने उसका हाल पूछा और कुछ मिठाइयाँ उसके आंचल में रखकर पुनः थाल में रखवाया, उसे खिलाया और चली गईं। ये विवाहोपरांत होने वाली रस्म थी जिसे उन्होंने पूरा किया था। वो शीघ्रता में थी। विवाह के दूसरे दिन घर में बहुत सारे काम होते हैं, अतः व्यस्तता स्वाभाविक थी। घर में बाय मेहमानों में सुदीप की बहन व उसकी बुआ थी। ये लोग ड्राइंग रूम में ठहरे थे। दिन में पास पड़ोस की महिलाओं की आवाजाही रही घर में। शाम होते होते वो थक कर चूर हो गई थी। यद्यप काम कुछ भी नहीं था, तथापि ये मानसिक थकान थी जो पूरे शरीर पर तारी थी। शाम के 8 बजने वाले थे। रसोई में सुदीप की माँ सुबह की काम वाली उसी महिला के साथ रात का भोजन बनवाने में व्यस्त थीं।
वो दिन के अधिकांश समय अपने कमरे में ही रही थी। इस समय नींद से नेत्र बंद हुए जा रहे थे। सुदीप भी कमरे में नहीं था। उसने सोचा कि लेट जाएं और कुछ देर की नींद ले लें। पुनः मन में विचार आया कि कोई कमरे में आ गया और सोते हुए उसे देख लिया तो क्या सोचेगा, यही कि नई बहू असमय सो रही है जबकि घर में सभी जग रहे हैं। उसे माँ की कही हुई बात का स्मरण आ गया। वो कहा करती थी कि घर की लड़कियों व बहुओं को समय से सोना उठना चाहिए, किंतु वो करे भी तो क्या करे। सुबह 4 बजे उसकी आंख खुल गई थी। तब से सारा दिन नई नवेली बहू की भांति रहते रहते वो थक गई है। वो कमरे में रखी कुर्सी पर बैठ गई। बैठी तो थी वो एक बड़े महानगर में स्थित अपनी ससुराल के फ्लैट के कक्ष में, किंतु उसका मन उड़कर पहुंच गया उस एक छोटे से कस्बाई शहर में जहां वो पैदा हुई और जीवन के 21 वर्ष व्यतीत हुए। इस समय उसे अपना घर, घर की खुली छत, घर के बाहर स्थित खुले लॉन की जिसमें लगे विभिन्न प्रकार के पुष्प व फलों के वृक्ष, जिसमें पुष्पित पल्लवित होते मौसमी फल फूल, सब स्मरण आ रहे थे। बड़े शहर को कभी समीप से नहीं देखा है उसने। बड़ा शहर तो बड़ा होता है, इसलिए तो छोटे शहरों व गांवों से आकर्षित होकर लोग बड़े शहरों की ओर भागते हैं। बड़े शहर की चकाचौंध उन्हें आकर्षित करती है। बड़े शहरों में गांवों व छोटे शहरों की अपेक्षा अवश्य कुछ अच्छा होगा जो वहाँ के लोगों को आकर्षित करता है। अभी वो इस फ्लैट से बाहर नहीं निकली है। सुदीप कह रहे थे कि उनकी 1-2 दिनों की छुट्टियां शेष हैं, कल मुझे कहीं न कहीं घुमाने ले जाएंगे। विवाह के पश्चात आज प्रथम दिन ही उसे माँ के घर की बहुत याद आ रही है। माँ के घर संयुक्त परिवार है हमारा। बड़े ताऊ जी व मेरे पापा का परिवार एक साथ रहता है। मेरे 6 भाई बहन व ताऊ जी के 5 बच्चे सब एक साथ रहते हैं। बड़ा सा खुला हुआ मेरा घर था। घर के मध्य में बड़ा सा खुला हुआ आंगन, बाहर खुली जगह, इतनी बड़ी कि घर की शादियों की खाने पीने की व्यवस्था वहीं हो जाती थी। घर में जब भी किसी का विवाह होता, नाते रिश्तेदार विवाह के 1 सप्ताह पूर्व से आने लगते। कई कमरों का बड़ा घर था, अतः उनके रहने की व्यवस्था घर के अलग अलग कमरों में रहती। उसे स्मरण है ताऊ जी के बड़े बेटे सोमेश भैया का विवाह था। हफ्ते भर पहले से अतिथि घर में आ गए थे। भोजन बनाने के लिए रसोइया लग गया था जो घर की खुली छत पर सबके लिए भोजन बनाता था। वहीं सब लोग एक साथ बैठकर भोजन करते। कितना उल्लासपूर्ण वातावरण होता हमारे घर में विवाह का। उसे स्मरण है जब भाभी विदा होकर हमारे घर आई थीं, तब उनके आने के पश्चात कई दिनों तक घर में चहल पहल, गीत संगीत का वातावरण था। घर में खूब सारे मेहमान थे। कई दिनों तक पूजा पाठ, मंदिरों में दर्शन व घूमने फिरने का कार्यक्रम चलता रहा। यहाँ उसे अपने विवाह के प्रथम दिन ही सन्नाटे की अनुभूति हो रही है। ये बड़ा शहर है, चारों ओर भीड़ से भरा हुआ, फिर भी उसे सूनेपन व अकेलेपन की अनुभूति क्यों हो रही है? अपने घर के बारे में सोचकर उसे सबकी याद आने लगी। अंततः उससे रहा नहीं गया और उसने पापा का नंबर मिला ही दिया। फ़ोन पर माँ, पापा, सभी भाई बहन और भाभी ने उससे बातें की। सब उसका हाल पूछते रहे और उसे रोना आ रहा था, बस रोना। इस प्रकार अनायास रो पड़ने की क्या वजह थी उसे ज्ञात नहीं। यहाँ ना तो उसे किसी ने पीड़ा पहुँचाई है और ना कुछ कहा है, फिर भी उसे रोना आ रहा है। घर में सब उससे बातें करना चाह रहे थे, बहुत सारी बातें करना, किंतु उसके पास उन्हें बताने के लिए कुछ भी नहीं है। वो फ़ोन रखकर कुर्सी पर बैठ गई। इसी बीच सुदीप की माताजी कमरे में आकर उसका हालचाल पूछकर जा चुकी थीं। दूसरे दिन सुदीप उसे शहर घुमाने के लिए लेकर निकले। सुबह बुआ जी व उनकी बेटी की विदाई हो गई थी। सुदीप ने उसे मंदिर व शहर के कुछ दर्शनीय स्थलों को दिखाया। लगभग पूरा दिन वो सुदीप के साथ बाहर ही रही। घर में अब कोई अतिथि नहीं था। सुदीप की बहन पहले ही अपने घर जा चुकी थी। अगले दिन वो घर की बालकनी में खड़ी हुई। पहली बार वो किसी फ्लैट की बालकनी में खड़ी थी। अब से पूर्व वो अपने घर की छत से अपने छोटे से शहर को देखा करती थी। उस समय उसके घर के चारों ओर बिखरी प्रकृति, ऋतुएं जैसे उसकी छत पर उतर आती। शाम देर तक छत पर भाई बहनों के साथ टहलना, बातें करना, प्रकृति के मनोरम दृश्यों में खो जाना। कितने अविस्मरणीय दिन थे। क्या वे दिन वापस आ सकते हैं? कदाचित नहीं, कभी नहीं। वो इस बात से अनभिज्ञ नहीं है कि विवाह के दूसरे दिन से ही लड़कियों का जीवन परिवर्तित हो जाता है। आज सुदीप के घर की बालकनी से ये शहर देखना एक नया व अलग अनुभव प्रतीत हो रहा है। फ्लैट की ऊंची बालकनी से शहर का बड़ा हिस्सा दिखाई दे रहा है। चौड़ी सड़कें, उन पर रेंग रही गाड़ियाँ,
लोगों का झुंड, जैसे पूरा शहर सड़कों पर आ गया हो। बालकनी से ज़मीन पर चलती चीज़ें अपेक्षाकृत छोटी दिखाई दे रही हैं, चींटियों की भांति। बालकनी के एक कोने में रखे कुछ फूलों के गमले देख उसे सुखद लगा। एक गमले में लगे गुलाब के पौधे से कुछ कलियां निकल आई हैं जो बेहद आकर्षक लग रही हैं। बालकनी के 2-4 गमलों में सिमट आए प्रकृति के सौंदर्य को वो कुछ देर तक खड़ी होकर देखती रही। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, धीरे धीरे कई दिन हो गए। वो ससुराल में और ये शहर उसमें पुराना होता जा रहा था। सुदीप की मम्मी कह रही थी कि कल मुझे पगफेरे के लिए माँ के घर जाना है। वहाँ से वापस आने पर मैं घर व रसोई के कार्य कर सकती हूँ। माँ ने उसे फ़ोन पर बता दिया था, किंतु सुदीप की मम्मी की आज्ञा आवश्यक है। पारिवारिक मूल्यों को स्थापित करने व उन्हें बनाए रखने में बड़ों का आदेश व सम्मान आवश्यक कारक है। माँ के घर जाने के लिए उसने आवश्यक चीज़ें रख ली हैं। सुदीप की छुट्टियाँ समाप्त हो गई हैं, ऑफिस जाने लगे हैं। वे एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में कार्यरत हैं। सुबह 8 बजे तक ऑफिस के लिए घर से निकल जाना और वापस शाम के 8 साढ़े 8 बजे तक घर आना उनकी यही दिनचर्या है। घर में अकेलापन महसूस होने पर वो कुछ देर घर की बालकनी में खड़े होकर शहर की आपाधापी को देख लेती है। कल माँ के घर जाना है, ये सोचकर उसके अंदर उत्सुकता का संचार हो रहा है। मन प्रफुल्लित भी है कि वो वापस अपने घर जाएगी। उन पलों में पुनः जीने की उत्कंठा प्रबल होती जा रही है जिन्हें वो माँ के घर छोड़कर आ गई है। छोटे से शहर का उन्मुक्त वातावरण, वो खुला घर, आंगन जहाँ बचपन किशोरावस्था की सुखद स्मृतियाँ बिखरी हैं, उन्हें वो पुनः जीना चाहती है, आत्मसात करना चाहती है। सुदीप को बमुश्किल 2 दिनों का अवकाश मिल पाया है। कुछ दिनों पूर्व ही उन्होंने अपने विवाह के लिए कंपनी के शर्तों के साथ 4 दिनों का अवकाश लिया था, अतः इतनी शीघ्र उन्हें पुनः अवकाश मिलने में कठिनाई आई। दूसरे दिन वो व सुदीप माँ के घर पहुँच गए थे। चलने से पूर्व अपने आने की सूचना उसने फ़ोन द्वारा दे दी थी। माँ के घर में कदम रखते ही सबने उसे व सुदीप को घेर लिया। सबके पास खूब सारी बातें थीं उसे बताने के लिए। वो उन सब की बातें सुनती और मुस्कुरा पड़ती। सुदीप के साथ भी हास परिहास व खूब बातें हो रही थीं। सुदीप के चेहरे की मुस्कुराहट से स्पष्ट था कि उन्हें भी यहाँ अच्छा लग रहा था। जीजू, आपने दीदी को कौन कौन सी मूवी दिखाई है? उसके छोटे भाई अंकुर के पूछते ही सुदीप के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। बात उसने संभाली। अभी तुम्हारे जीजू को छुट्टियां नहीं मिल पा रही हैं, ऑफिस से लौटने में देर हो जाती है। सारी छुट्टियां तो शादी में ही ले ली थीं, बाद में छुट्टियां मिलेंगी और खूब फिल्में देखेंगे। मूवी देखने का शौक़ तुम्हारे जीजू को भी है। उसकी बात सुनकर सुदीप मुस्कुराकर उसकी ओर देखने लगे। घर में विभिन्न प्रकार के व्यंजन बने थे। वो जानती थी कि उसके व सुदीप के प्रथम बार आने की खुशी में माँ ने इतनी चीज़ें बनवाई हैं। घर के बच्चे उसके व सुदीप के पास ही दिन भर डटे रहे। उसे घर के बड़े व बच्चों के साथ तथा घर की भीड़ भाड़ अच्छी लग रही थी। सुदीप के घर में वो सारा दिन अकेले रहती थी। वो तो इसी प्रकार के चहल पहल वाले माहौल में रहने की अभ्यस्त थी। उसे हंसना बोलना, गाने गाना, बात बात पर चुटकुले सुनना सुनाना अच्छा लगता है। इसी प्रकार के वातावरण में वो बड़ी हुई है। अकेले तो वो कभी रही ही नहीं, अतः मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा था। वो सुदीप के चेहरे पर स्थायी मुस्कान देख रही थी। खाते पीते बातें करते शाम हो गई। शाम को उसे व सुदीप को ताई जी के घर जाना था। उसके साथ मेरे भाई भतीजों की भीड़ भी थी। वहाँ भी देर रात तक खाना पीना व बातें होती रहीं। पूरे दिन की थकान के कारण खूब गहरी नींद आई। दूसरे दिन सुदीप का जाना किसी को अच्छा नहीं लगा। उसे माँ के घर कुछ दिनों तक और रुकना था, पर कब तक ज्ञात नहीं, और ना ही जानने की मेरी इच्छा थी, ना ही अभी सुदीप के घर जाने के लिए वो सोच रही थी। सुदीप उसे छोड़कर अपने घर के लिए निकल गए थे। उनके जाते ही उसके भीतर ये कैसी अलहड़ता, नादानी या नासमझी कह सकते हैं, घर कर गई। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी बंधन से मुक्त हो गई हो, वैवाहिक जीवन में कभी थी ही नहीं। मन हो रहा था जैसे कुछ दिनों का वैवाहिक जीवन विस्मृत कर विगत दिनों में पुनः वापस आ जाए। वो भाई बहनों में घुल मिल गई। खूब बातचीत करना, हंसना तथा कहीं न कहीं घूमने टहलने का कार्यक्रम बनने लगा। कभी छत पर तो कभी खेतों बागों की ओर घूमने चले जाना। कॉलेज की सहेलियों को अपने घर बुलाना तो कभी उनके घर जाना। घर में हर समय खूब चहल पहल रहती। शरीर से थकान तो जैसे कोसों दूर थी। माँ के घर 2-4 दिन ऐसे व्यतीत हो गए जैसे 2-4 पल। आज सुबह से उसका हृदय धड़क रहा है। मायके आकर उसे स्मरण ही नहीं रहा कि उसका विवाह हो चुका है।
उसका जीवन ये नहीं है जैसा वो जी रही है। उसका विवाह हो चुका है, उसके जीवन में सब कुछ परिवर्तित हो चुका है, उसका संपूर्ण जीवन ही परिवर्तित हो चुका है। 1 सप्ताह पश्चात सुदीप उसे लेने आ जाएगा। अपना ये जीवन यहीं छोड़कर पुनः उसी अनजानी जगह पर उसे जाना पड़ेगा। वहाँ का जीवन जीना होगा। सोचकर उसका मन विचलित होने लगा। चंद दिनों में जितनी खुशियाँ मनानी थी मना चुकी थी, जितने भी खूबसूरत लम्हों को वापस जीना था जी चुकी थी। अब ऊहा-पोह की स्थिति में मन भटकने लगा है। माँ पापा मेरे विदाई की तैयारियों में लग गए हैं। नए कपड़े मेरी पसंद के बनवाए जा रहे हैं। माँ कुछ हल्के गहने भी बनवा रही हैं जो रोज़मर्रा में पहन सकूं। दोपहर का भोजन करने के उपरांत कुछ देर के लिए अनमनी सी लेटी थी। उसके भाई बहन सभी अपने अपने स्कूल कॉलेज से घर आ गए थे। वे सभी उसके पास आकर बैठ गए। अपने अपने स्कूल की बातें करने के पश्चात उसे छत पर चलने के लिए कहने लगे। सबके हट के समक्ष मना करने का प्रश्न ही कहा था। कुछ ही क्षणों में वो उन सबके साथ छत पर थी। खुली छत पर सांझ कितनी मनभावन लग रही थी। चारों ओर विस्तृत उन्मुक्त नीला नभ, सुनहरा क्षितिज, आकाश में उड़ते सफ़ेद बगले, छत की मुंडेर पर बैठे रंग बिरंगे पक्षियों के झुंड, कितना मनोरम था सब कुछ। दूसरे दिन जब सभी भाई बहन स्कूल कॉलेज चले गए थे, वो माँ के पास आकर बैठ गई। उस समय मेरा मन न जाने क्यों माँ के पास बैठने को हो रहा था। अब हम सौम्या की शादी के लिए सोच रहे हैं। वो माँ की बातें ध्यान से सुन रही थी। तुम्हारे पापा कह रहे थे कि शर्मिष्ठा अपने घर की हो गई है। शर्मिष्ठा यानी मैं। सौम्या भी विवाह योग्य हो गई है। अब कोई योग्य लड़का देखकर हमें उसका विवाह भी कर देना चाहिए। माँ ने कुछ क्षण रुककर अपनी बात पूरी की। बातें करते हुए माँ के चेहरे पर संतोष के भाव थे। उसे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे माँ के लिए वो एक उत्तरदायित्व थी जिसे पूरा कर लेना उनके सुख का बहुत बड़ा कारक है। माँ उसे विस्मृत कर नए उत्तरदायित्व को वहन करने में व्यस्त हो गई हैं। हाँ माँ, ठीक तो है, उसने माँ से मुस्कुराते हुए कहा। उसे इस समय सुदीप की याद आने लगी थी जिसे इन चंद दिनों में वो भूल गई थी। थोड़ी देर में माँ अपने काम से रसोई में चली गई। वो भी माँ के साथ उनका हाथ बटाने के लिए रसोई में चली गई। बेटा तुम जाओ, सब तैयार है, बस डाइनिंग मेज पर खाना लगाना है, वो हो जाएगा। तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो, मैं खाने के लिए आवाज़ लगा दूंगी, माँ ने मेरा हाथ पकड़कर आग्रहपूर्वक कहा। वो कमरे में आ गई। कुछ देर में सौम्या भी उसके कमरे में आ गई। उसे सचमुच थकान हो रही थी। वो पलंग पर लेट गई। सौम्या पलंग के पास कुर्सी डालकर बैठ गई थी। दीदी, जब आप ससुराल चली गई थी तो मुझे आपकी बहुत याद आती थी। सौम्या का चेहरा फीका व उदास हो रहा था। हाँ हाँ, मुझे भी तो तुम सब बहुत याद आते थे, उसने मुस्कुराते हुए कहा। जब आपका विवाह नहीं हुआ था तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे साथ मेरी बड़ी बहन है तो मैं अभी नन्ही बच्ची हूँ। आपके जाने के बाद लगता है मैं कितनी बड़ी हो गई हूँ और बड़े होने के कारण सारा उत्तरदायित्व मेरे ऊपर आ गया है। कभी कभी ये उत्तरदायित्व बोझ सा लगता है, सौम्या ने कहा। उसके चेहरे पर बच्चों सी मासूमियत थी। अरे रे रे, ये कैसी बात कर रही है तू? ऐसा कुछ भी नहीं है। घर में सभी तुम्हें कितना प्यार करते हैं, तू ऐसा क्यों सोचती है? उसने सौम्या को समझाते हुए कहा। सौम्या को तो उसने समझा दिया, किंतु सौम्या के कहने का अर्थ और उसके मन की बात वो समझ रही थी, और ये भी कि कहीं ना कहीं उसे ये आभास है कि अब उसके विवाह की बारी है, इसीलिए ये इतनी चिंतित है। मुझे सौम्या की बचकानी सोच पर मन ही मन हंसी आ गई, किंतु ये सोचकर एक आंतरिक पीड़ा भी कि विवाह के पश्चात जिस प्रकार वो माँ का घर छोड़कर नए घर में सामंजस्य स्थापित करने की पीड़ा उठा रही है, प्रयत्न कर रही है, उस पीड़ा से इसे गुजरना और टूटना विशेष है। अभी कुछ ही दिन हुए उसके विवाह को और वो समझ नहीं पा रही है कि कुछ ही दिनों में वो अपने माँ पिता के घर से पराई कब हो गई। उसकी ससुराल, जो कि अब उसका अपना घर होगा, जैसा कि विवाहोपरांत प्रत्येक लड़की का होता है, वो उसे अपना क्यों नहीं लग रहा है। कुछ देर तक सौम्या उसके पास चुप सी बैठी रही, तत्पश्चात उठकर चली गई। कमरे में खामोशी फैली थी, किंतु उसके मन मस्तिष्क में विचारों का प्रवाह थम नहीं रहा था। वो सोच रही थी कि ससुराल को उसने अब तक ठीक से समझा नहीं, और इस समय मायका भी उसका अपना घर नहीं है, जहाँ वो पैदा हुई, जिस माता पिता भाई बहनों के साथ उम्र के 23 वर्ष व्यतीत कर दिए, वो सब उसे विस्मृत करने को तैयार हैं। आज सुदीप उसका सब कुछ हो गया है। चाहे उसके व्यक्तित्व में खूबियाँ हों या खामियाँ, उसे उसको स्वीकारना ही पड़ेगा।
सोचकर उसके नेत्र सजल हो गए। उसे सुदीप की याद पहली बार यहाँ आई। देर तक वो यूं ही लेटी रही। सौम्या भोजन के लिए बुलाने आ गई। इस समय मेरे भीतर की चंचल, अलहड़, हंसमुख व कुछ कुछ उच्छृंखल सी लड़की न जाने कहाँ गुम हो गई थी। वो चुपचाप भोजन कर रही थी। माँ व सौम्या सबकी प्लेटों में भोजन निकालने में व्यस्त थीं। सब व्यस्त थे। किसी ने उसकी मनःस्थिति या खामोशी पर ध्यान नहीं दिया और ना ही कारण पूछा। रसोई का काम समाप्त कर सब उसे लेकर टहलने के लिए निकल पड़े। कुछ दूर तक टहलने के पश्चात हम सब घर आ गए थे। शीघ्र ही सब सोने चले गए। वो भी स्वयं को थका हुआ महसूस कर रही थी, अतः अपने कमरे में सोने चली आई। रात में लगभग इसी समय प्रतिदिन सुदीप का फ़ोन आता है, किंतु आज अभी तक नहीं आया है। आज वो उसके फ़ोन की प्रतीक्षा कर रही है, न जाने क्यों। अंततः सुदीप का फ़ोन आ ही गया। आज सुदीप से बातें करना मुझे अच्छा लग रहा था। सुदीप पूछ रहा था कि वो उसे लेने कब आए। उसकी इस बात पर वो हंस पड़ी। दूसरे दिन माँ ने मुझे सौम्या व बड़े भाई के साथ बाजार जाकर उसके व सुदीप के लिए कपड़े इत्यादि खरीद कर लाने के लिए कहा। माँ उसकी विदाई की तैयारियां कर रही थीं। 1 सप्ताह से अधिक हो गए मुझे माँ के घर रहते हुए। सुदीप प्रतिदिन उससे आने के लिए पूछता है और वो हंसकर टाल देती। अपनी विदाई की तैयारियां पूरी होते देख उसने एक दिन सुदीप से आने के लिए कह दिया। माँ को भी सुदीप के आने की बात से अवगत करा दिया। तीसरे दिन सुदीप आ गया। सुदीप को देखकर माँ कितनी प्रसन्न थी। सुदीप को मात्र 2 दिनों का अवकाश मिल पाया था। माँ सुदीप को 1-2 दिन और रोकना चाहती थी, किंतु ऐसा संभव नहीं था। दूसरे दिन उसे जाना था। यहाँ का बड़ा घर, बड़ा आंगन, खुली छत, आसपास फैली हरियाली, फलों के वृक्ष और फूलों की क्यारियाँ, सब कुछ छोड़कर मुझे बड़े शहर के 3 बेडरूम के फ्लैट में जाना था। दूसरे दिन मुझको विदा करने पास पड़ोस की आंटियाँ, मेरी सहेलियाँ, रिश्तेदार सभी आए। उन सबको देखकर मेरी आंखें भीग रही थीं। उन सबकी आंखें भी नम थीं। न जाने क्यों उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो जहाँ जा रही है वहाँ ऐसे दृश्य पुनः देखने को न मिलें। सुना है शहरों की भीड़ में मानवीय संवेदनाएं कहीं खो जाती हैं। देर तक वो उन सबको गाड़ी की खिड़की के शीशे से देखती रही, जब तक कि वो सब उसके नेत्रों से ओझल ना हो गए। मार्ग में मुझे मेरा कॉलेज दिख गया, अतः उन्होंने गाड़ी की गति धीमी करते हुए कहा, ये देखो तुम्हारा कॉलेज। क्या देखूं? यहीं से तो मैंने अपनी शिक्षा पूरी की है, वो अनमनी सी बोल पड़ी। कहने को तो उसने कह दिया, किंतु सत्य ये था कि उस समय वो अपने कॉलेज को भरपूर दृष्टि से देख रही थी, जैसे पहली बार नया कुछ देख रही थी। कॉलेज का गेट, बाउंड्री वॉल के किनारे किनारे क्रमबद्ध ढंग से लगे अशोक, गुलमोहर, पलाश, बॉटल ब्रश आदि के वृक्ष, भवन का ऊंचा गुंबद, कक्ष, कॉरिडोर, सब कुछ जितना गाड़ी से देख सकती थी देख रही थी। कॉलेज का विस्तृत कैंपस जब तक उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गया तब तक वो उसे देखती रही। मैंने तो नहीं देखा, मेरी जीवन संगिनी ने यहीं से शिक्षा पूरी की है, तो मैं भी तो ठीक से देख लूँ, कहकर सुदीप ठहाका लगाकर हंस पड़े। सुदीप गाड़ी चला रहे थे। वो अपने नेत्र बंद कर कॉलेज की व अन्य विगत स्मृतियों में विचरण करती रही। शाम होते होते मैं सुदीप के फ्लैट में थी। वो दूसरी बार विदा होकर सुदीप के घर में आई थी। सुदीप के माता पिता ने उसका हाल पूछा। वो अपने कक्ष में आ गई। सुदीप अपने पापा के पास ड्राइंग रूम में जाकर बैठ गए। इस बीच वो कमरे को व्यवस्थित करने लगी। कमरे की खिड़की बंद थी, जिसे खोलकर वो बाहर का दृश्य देखने लगी। शाम ढल रही थी। धीरे धीरे रात शहर को अपने आगोश में ले रही थी। खिड़की के बाहर सड़क पर दौड़ती असंख्य गाड़ियों की हेडलाइट से फैलती चकाचौंध, शहर की आबादी में खड़े गगनचुंबी अपार्टमेंट बाह्य रूप से शहर को आकर्षक व व्यवस्थित रूप दे रहे थे। बड़े देर तक वो इस शहर को निहारती रही। आखिर ये शहर उसका अपना शहर हो चुका था, जिसे आज वो भरपूर दृश्य से देखना चाह रही थी। खिड़की से आती शीतल हवा का स्पर्श उसे सुखद लग रहा था। खिड़की खुली छोड़कर वो कमरे में आ गई तथा सोच रही थी कि सुदीप इस एकमात्र खिड़की को बंद क्यों रखता है। आज उसे कुछ विशेष कार्य नहीं था। कमरा व्यवस्थित हो चुका था। रसोई में सुदीप की माँ कामवाली के साथ रात के भोजन की तैयारियों में व्यस्त थीं। उन्होंने कहा है कि कल से वो भी घर के काम में हाथ बटा सकती है। वो सोच रही थी कि यहाँ बहुत अधिक भोजन बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती होगी। इस घर में उसे मिलाकर कुल 4 लोग ही तो हैं।
उसे पुनः अपने मायके की याद आ गई, जहाँ एक भरा पूरा बड़ा परिवार है, सब एक साथ रहते हैं। ताऊ जी का परिवार, बच्चे, दादा दादी, उसका परिवार, सबका भोजन एक साथ एक स्थान पर व खूब ढेर सारा बनता है। घर में हर समय कितनी चहल पहल रहती है। उसे अपने बड़े भाई के विवाह व विवाह के पश्चात की रस्में स्मरण आने लगीं। जब भाभी पहली बार रसोई में गई थीं, तब बहू भात की रस्म पूरी की गई थी, जिसमें पास पड़ोस व सभी रिश्तेदार सम्मिलित हुए थे। घर में पुनः विवाह जैसी चहल पहल हो गई थी। थोड़ी देर में सुदीप कमरे में आ गया। उसने खिड़की खुली देखी तो तुरंत बंद कर दी। पूछने पर कारण ये बताया कि खुली खिड़की होने पर उसे रात में नींद नहीं आती है। कदाचित फ्लैट कल्चर में बंद कमरे में रहना उसके स्वभाव में समाहित हो चुका है, जबकि वो बचपन में अपने भाई बहनों के साथ खुली छत पर सोती थी। कितनी अच्छी नींद आती थी खुली छत पर उसे। छत पर शाम से ठंडी हवा चलने लगती थी। रात होते होते संपूर्ण वातावरण शीतल हो जाता था। नक्षत्रों से सजे नीले आकाश के मंडप के नीचे कभी कभी वो देर रात तक तारों को देखती रहती। छोटे तारे, बड़े तारे, चलते तारे, ठहरे तारे, टिम टिम करते तारे, तो कुछ मध्यम तारे। छत पर लेट कर तारों को निहारना उसका मुख्य शगल था। वो छत, वो निर्बाध हवा, वो नक्षत्रों भरा नीला आसमान शहर के फ्लैट में मैसर कहाँ। यहाँ सुदीप को खिड़की खुली होने पर नींद नहीं आती। कितना अंतर है बड़े शहर की फ्लैट संस्कृति और छोटे शहरों और गाँवों के रहन सहन में। गांव या छोटे शहर के किसी व्यक्ति को यहाँ बंद फ्लैट में रहना पड़े तो वो असहज हो उठेगा, जैसा कि वो कभी कभी हो जाती है। दूसरे दिन उसने रसोई में खीर बनाने के साथ घर के कार्यों का प्रारंभ कर दिया। शनय शनय दिन व्यतीत होते जा रहे थे। उसका वैवाहिक जीवन नए से पुराने में परिवर्तित होता जा रहा था। धीरे धीरे 2 माह हो गए। यहाँ पास पड़ोस में रहने वाले परिवारों से उसका परिचय अभी तक नहीं हो पाया था। सुदीप से अधिक उनके पापा उन सबको थोड़ा बहुत जानते हैं। वो सोचती कि एक तो ये फ्लैट बंद होते हैं, ऊपर से लोगों ने स्वयं को भी अपने भीतर बंद कर लिया है। कैसे रहते होंगे, क्या करते होंगे। सभी बच्चे, वृद्ध, युवा, महिलाएं, ये सभी नौकरी या अन्य कार्यों से हर समय बाहर तो नहीं रहते होंगे। घर में रहकर क्या करते होंगे। कहीं आना जाना नहीं, पास पड़ोस से परिचय या बातचीत नहीं। कैसे मन लगता होगा, जबकि उसका मन कुछ कुछ ऊबने लगा था। अगले माह होली के पर्व पर उसे माँ के घर जाना है। माँ के घर की अनेक स्मृतियाँ हैं। वो किसे विस्मृत करे और किसे याद रखे। अब माँ के घर की होली की याद आने लगी है उसे। वहाँ कई दिनों पूर्व से होली का माहौल रहता था। मानव व पूरी सृष्टि मिलकर होली के उस वातावरण का सृजन कर देते थे। पूरी सृष्टि गुलाल में लिपटी प्रतीत होती थी। वहाँ कंक्रीट का जंगल नहीं, बल्कि चारों ओर फैले वृक्षों के नव पल्लव व मंजरियों की मादक गंध व पत्तों में छिपकर कूकती कोयल की कूक वसंत को आमंत्रण देती और होली का वातावरण स्वतः सृजित हो जाता। सब कुछ रंगों में सराबोर दिखने लगता। शाम होते ही होरियारों की टोली घूम घूम कर फाग गाने लगती। उनके लोकगीतों की स्वर लहरियाँ होली पर्व को संपूर्णता व अलौकिकता प्रदान कर देती। अभी माँ होली की तैयारियों में व्यस्त होंगी। होली खत्म होते सौम्या के विवाह की तैयारियों में व्यस्त हो जाएंगी। सौम्या के पश्चात पुनः भाई की शिक्षा, उसके विवाह आदि की व्यस्तता। माँ के लिए तो सभी बच्चे एक जैसे होते हैं। एक वो ही तो है नहीं जो माँ उसकी ओर अपना पूरा ध्यान केंद्रित रखेंगी। कुछ दिनों पश्चात वो पुनः यहाँ आ जाएगी। शहर की फ्लैट संस्कृति में उसे स्वयं को समायोजित करना ही पड़ेगा। शर्मिष्ठा, ये देखो, नौकरी के लिए कुछ रिक्तियाँ निकली हैं, शायद तुम्हारे लिए ठीक हों। सुदीप की आवाज़ सुनकर वो स्मृतियों से बाहर आ गई। सुदीप के हाथ में पेपर था। पेपर लेकर मैं पढ़ने लगी। ये तुम्हारे अनुकूल हो तो तुरंत भर दो, सब कुछ ऑनलाइन मांगा है, हो जाएगा, सुदीप ने समझाते हुए कहा। मैं रिक्तियाँ पढ़ने लगी। हाँ, ये तो मेरे लिए ठीक है, उनमें से एक की ओर संकेत करते हुए उसने कहा। ठीक है, फिर देर किस बात की, आओ भोजन करने चलें, सुदीप ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। रात में उसे अच्छी नींद आई। प्रातः मन प्रसन्न व हल्का था। वो बालकनी में आ गई। सड़कों पर सब कुछ रोज़मर्रा की भांति था। भीड़, ट्रैफिक, सब कुछ चल रहा था। मुझे अच्छा लगा। गति ही तो जीवन का चिन्ह है। विगत या वर्तमान में ठहर जाना जीवन नहीं है। वो अपना शहर देखकर मुस्कुरा पड़ी। बालकनी के गमले में गुलाब की कली खिलकर पुष्प बन चुकी थी। उसकी भीनी भीनी सुगंध चारों ओर फैल रही थी। उसे ऐसा लगा जैसे कि वो पुष्पों के उद्यान में खड़ी है।
उसके चारों ओर भीनी भीनी पुष्पों की सुगंध फैलती चली जा रही है। अभी आप सुन रहे थे नीरजा हेमेंद्र जी की लिखी हुई कहानी बालकनी में गुलाब। कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।